नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज हम आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी है, आने वाली जनरेशन के लिए भी ज़रूरी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एग्रो टेररिज्म यानी कि कृषि आतंकवाद के ऊपर। कृषि आतंकवाद क्या है, इससे देश और दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले हम एक रिसेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, फिर हम हिस्ट्री के अंदर ऐसा क्या हुआ जिससे हमें सीख लेनी चाहिए, और भारत के ऊपर भी क्या कभी इसका अटैक हुआ था, अगर हुआ था तो उससे हम कैसे बचे थे या आने वाले समय में कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कृषि आतंकवाद के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एग्रीकल्चर वैसे भी एक ऐसा सेक्टर है जिसको लगातार मौसम की मार पड़ती है, या भारत में तो हम वैसे भी मानसून आधारित खेती कर रहे हैं, यानी कि जहां पर आपके मौसम का अटैक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और उसकी वजह से कई बार किसानों की फसलें खराब भी हो जाती हैं। इसके अलावा समय समय पर कई बार किसी प्रकार के कीट, बीमारी, उनका भी प्रकोप देखने को मिलता है जिससे किसानों की फसलें खराब हो जाती है। लेकिन सोचकर देखिए कि ये कृषि आतंकवाद क्या हो सकता है और इससे किसानों के ऊपर या देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। बताना चाहता हूं कि इसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या किसी प्रकार के फंगस को प्रयोग में लाकर और आपके पूरे खेतों में फैला दिया जाए, और वहां पर उस फंगस के अटैक की वजह से, कीट के अटैक की वजह से पूरा खेत आपका साफ हो जाए और वहां पर कुछ भी उगना ना पॉसिबल हो, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं कृषि आतंकवाद। इसमें किसी प्रकार के मिसाइल या आपके बम का अटैक नहीं किया जाएगा, बल्कि इस प्रकार के सूक्ष्म जीवों को प्रयोग में लाकर जो कि आपके खेती को नष्ट कर सकते हैं, जो आपके पौधों को उगने में वहां पर असमर्थ कर सकते हैं और उनका जो उत्पादन है वो वहां पर कम हो सकता है, तो जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के ऊपर फर्क पड़ेगा और वहां पर फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो उसी के सीरीज में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका एक एग्जांपल, रिसेंटली क्या हुआ था कि यूएसए के अंदर दो चाइनीज नागरिक थे जिनके द्वारा एक फंगस को स्मगल किया गया, वहां पर लेकर जाया गया और उसको एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लिया गया। वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर अधिकारियों के द्वारा पकड़ लिया गया और पता चला कि वो उसके ऊपर रिसर्च करने वाले थे फंगस के ऊपर, और फिर यूएसए के अंदर आपकी खेती में एक अटैक किया जा सकता था, वहां पर लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता था, लोगों को फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर एक समस्या आ सकती थी। बात करूं सबसे पहले तो ये आपका 7-8-10 दिन पहले एक जो है केस है, आपको बताना चाहता हूं। इसके अंदर दो चाइनीज आपके नागरिक थे जिनको पकड़ा गया था। अब सबसे पहले उनकी डिटेल जानने से पहले बताना चाहता हूं कि वैसे भी चाइना और यूएसए के अंदर एक ट्रेड वॉर चल रहा है। वहां पर स्टूडेंट्स को लेकर, आपके टैरिफ को लेकर लगातार जो है काफी चिंताजनक स्थिति बनी हुई थी। उसी समय क्या होता है कि दो चाइनीज नागरिक वहां पर लेकर जाते हैं एक फंगस, जिस फंगस का नाम है फ्यूजेरियम ग्रामिनेरम, और ये फंगस को वहां पर ले जाते हुए, या ये कह सकते हो डेट्रॉइट एयरपोर्ट के ऊपर ही पकड़ लिया गया यूएसए ऑफिशियल्स के द्वारा। अब ये कौन थे नागरिक, तो बताना चाहता हूं कि दो नागरिक थे। उनका नाम है युंगिन जियान जो कि 33 साल की उम्र है, और जुनयांग लियू जो कि 34 साल की उम्र है। ये एक फीमेल है और ये मेल है। और बात करूं यहां पर जियान की, जो कि अभी यूएस कस्टडी के अंदर है ऑफिशियल्स की, जो कि अभी आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जो है वहां पर स्टडी कर रही थी, और जो लियू हैं वो उनके बॉयफ्रेंड हैं, वो अभी चाइना के अंदर ही हैं, लेकिन उनके ऊपर चार्ज है कि उन्होंने आपका स्मगल किया था इस फंगस को। बात करें तो उन्होंने बैग के अंदर, या ये कह सकते हो सैंपल जो है इस फंगस के, वो वहां पर स्मगल करने की कोशिश की। इनिशियली उन्होंने झूठ बोला, लेकिन बाद में उन्होंने एडमिट किया कि वो रिसर्च के लिए उसको लेकर आए थे, और फंगस का नाम था फ्यूजेरियम ग्रेनियरम। और ये एक ऐसी फंगस है जो कि आपकी वीट के ऊपर, मक्का के ऊपर, इन फसलों को बर्बाद कर सकती है, जो कि यूएसए के अंदर मुख्य या प्रमुख फसलें हैं। तो वहां पर काफी लोगों की लाइफ के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता था। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये फंगस क्या कर सकती है। तो ये फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट कॉज करती है सीरियल क्रॉप के अंदर, जो कि सीरियल यानी कि ग्रामीनी फैमिली से बिलोंग करने वाली ग्रेन क्रॉप है। बात करें तो इससे कितना नुकसान हो सकता था, लगभग अभी प्रेजेंट टाइम में एनुअली यूएस के अंदर ऑलरेडी आपका जो है यहां पर 1 बिलियन का लॉस ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, और अगर इसका और ज्यादा अटैक होता है तो फिर आपका आने वाले समय में ये यील्ड को यानी कि उपज को कम कर सकती है। इसका कॉन्टेमिनेशन जो है उसके अंदर टॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इस फंगस का अटैक अगर हो जाए तो उस फंगस की वजह से कुछ टॉक्सिन
टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, और ये टॉक्सिन जो है उसका नाम है वोमिटॉक्सिन, DON के नाम से जाना जाता है। और ये अगर ह्यूमन बीइंग में एंटर कर जाता है, और खासकर एक बात और बताना चाहता हूं कि फूड प्रोसेसिंग जब ये किया जाता है, जैसे कि ब्रेड बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, बियर बनाते हैं, तो उस टाइम पर भी ये बैक्टीरिया सॉरी ये फंगस जो है वो जिंदा रहता है, और उसका जो टॉक्सिन है उसका इफेक्ट भी वहां पर अवेलेबल रहता है। और जब ह्यूमन बीइंग या एनिमल फूड जब इसको कंजप्शन करेगा, कंज्यूम करेगा, और इवन तो कंज्यूम नहीं भी करेगा, अगर वो खेतों में प्रेजेंट है तो उस टाइम पर अगर वो वहां पर उसके आसपास में घूम रहा है तो ग्रेन के साथ, डस्ट के साथ भी एंटर कर सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट में स्किन के कांटेक्ट के साथ भी एंटर कर सकता है, फूड को इंजेस्ट करेगा तो उसके साथ भी एंटर कर सकता है। और उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे वहां पर लोगों के पेट के अंदर जो गंभीर बीमारियां हो सकती है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इम्यून सिस्टम के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, स्फीयर फीवर, ये सब समस्याएं जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को मिल सकती है। इससे बच्चों के ऊपर रिस्क हो सकता है, इम्यूनिटी कम हो सकती है। तो सोच के देखिए कितना गहरा प्रभाव पड़ना था, ना कि केवल फसलें बर्बाद होनी थी बल्कि नस्लें भी बर्बाद होने वाली कंडीशन के अंदर हम इन फंगस का अटैक या इन ऐसे ऑर्गेनिजम्स का अटैक देख सकते हैं, जिससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। सोच के देखिए कि एक बड़ा तबका, जैसे हमारे भारत देश के अंदर 50% जनता एग्रीकल्चर, कृषि आधारित है, तो इन लोगों के ऊपर कितना गहरा इसका असर पड़ेगा। और हम लोग जो फूड डेली हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम लोगों को अब नहीं मिल पाए या बहुत महंगा मिल पा रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे देश की 80 करोड़ जनता तो फ्री राशन पर आधारित है। तो सोच के देखिए कि क्या होगा। तो वही बात हमें समझनी पड़ेगी कि ऐसा अटैक यहां पर देखा जा सकता था। अब बात करें इसके अंदर, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इसका अटैक क्या है। तो अभी चाइना के अंदर तो इसके बारे में, सॉरी यूएसए के अंदर अभी इसके बारे में रिपोर्ट ली जा रही है, और पूरा इसके ऊपर कि क्या अटैक हो सकता था, इससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता था, इसके ऊपर काफी अभी जो है एफबीआई और बाकी जो वहां के एजेंसीज हैं वो इसके ऊपर रिसर्च कर रही हैं। और एफबीआई ने अभी हाईलाइट किया है कि ये ज्यादा वायलेंट हो सकता है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट है, क्लाइमेट एडेप्टेड है। और इसके साथ में एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने कहा है कि यहाँ पर इसके काफी हमारे हेल्थ के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते थे, जिसको हमने रोकने की कोशिश की है। और यूएस और चाइना के बीच में ये जो है बाकी टेंशन के साथ में ये भी एक्सेलेट हो चुका है। वैसे भी अगर हम बात करें तो चाइना का रिस्पांस क्या है, कॉल्ड द यूएस क्लेम्स बोगस एंड एक्शन अनरीजनेबल, यानी कि यहां पर चाइना ने कहा है कि ये यूएस के द्वारा हमारे ऊपर लगाया जाने वाला अटैक है, और हमने इस प्रकार का कोई भी यहां पर अटैक जो है वो नहीं किया है। वैसे भी चाइना के ऊपर कई बार कोविड-19 को लेकर अटैक चलता है ना, तो ये चीजें चलती रहती हैं। बाकी पता नहीं चाइना वाले ये चीज करते हैं कि नहीं करते हैं, वो बात की बात है, क्योंकि हम किसी के ऊपर भी डायरेक्टली इल्जाम नहीं लगा सकते अनटिल अनलेस जो है वो उस कंडीशन में आपका आरोपी नहीं साबित हो जाता। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टूडेंट वीजा जो है क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, और चाइना की रिएक्शन है अर्ज रिस्पेक्ट टू लोकल लॉ बट डिडंट डायरेक्टली एड्रेस द फ्यूजेरियम केस, यानी कि यहां पर क्या है कि चाइना ने इस चीज को एड्रेस किया है कि अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो उस केस के अंदर आपका जो है इसको रिसर्च करें, ना कि डायरेक्टली जो है आपका अटैक किया जाए या फिर इसको लेकर हमारे ऊपर जो है डायरेक्टली ब्लेम किया जाए। तो ठीक है, इसको लेकर बाकी चाइना और यूएस देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, लेकिन ये केवल चाइना और यूएस का केस नहीं है। सोच के देखिए कि चाइना हमारे भारत के सबसे नजदीक है, उसके बाद में आपका पाकिस्तान हमारे नजदीक है, बांग्लादेश हमारे नजदीक है, और तीनों अभी इस कंडीशन में ऐसे देश हैं जो आपके सबसे बड़े दुश्मन की फॉर्म में देखे जा रहे हैं ना। तो सोच सकते हो कि हमारी राइवलरी इनके साथ है, तो आने वाले समय में हमारे ऊपर भी अटैक इसका हो सकता है। देखिए सबसे पहले एग्रीकल्चर क्यों एक सॉफ्ट टारगेट है, या एग्रीकल्चर के ऊपर इसका अटैक क्यों होता है। तो बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर में एक तो ओपन फील्ड है, डायरेक्टली वहां पर अटैक हो सकता है, और दूसरा इसके अंदर वाइड स्प्रेड, यानी कि बहुत जल्दी फैल जाता है। हम लोग लगातार मोनोकल्चर कर रहे हैं, मोनोकल्चर मतलब सेम प्रकार की फसलों को ग्रो करवा रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, वीट के ऊपर अगर अटैक किया गया या राइस के ऊपर अटैक किया गया, तो आप खरीफ और रबी सीजन में आके देखिए, ज्यादातर जो आपका ट्रांसगैगेंटिक प्लेन है वो पूरा भरा पड़ा है हमारे भारत के अंदर राइस और वीट से, और अगर अटैक हुआ तो पूरी की पूरी फसलें खराब हो जाएंगी। और सोच के देखिए कि उसका क्या गहरा, कितना गहरा असर पड़ेगा, है ना। अब तो सोच के देखिए हमें कभी बार दाम नहीं मिलता है तब हम इतने हतोत्साहित होते हैं। सोच के देखिए कि पूरी फसल ही खराब हो जाए, है ना, कुछ भी ना मिले, तो कितना बड़ा गहरा आघात किसानों को पहुंचेगा, उसके बाद जो है फूड सिक्योरिटी को पहुंचेगा। बात करें यहां पर तो डिलेड डिटेंशन, यानी कि इसके अंदर अटैक अगर हो भी जाता है तो कई बार पता नहीं चलता ये नेचुरल अटैक है या फिर किया हुआ अटैक है, ये भी हमें पता नहीं चलता है। बहुत लंबे समय के बाद पता
पता चलता है। इसके अलावा हार्ड टू ट्रेस, यानी कि ये पैथोजन जो मैंने जैसे भी आपको बताया कि काफी डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना। इसके अलावा हम लोग जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अवेयर किया कि मोनोकल्चर प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं और हमारे जो पैथोजन है उनको हम लोग इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। कई बार तो इनका इतना ज्यादा परसिस्टेंसी होता है कि वो बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं और फिर बाद में उनको रिमूव करना या फिर उनको वहां पर कंप्लीटली इरेडिकेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके अलावा इमोशनल इंपैक्ट ऑन द परपेट्रेटर इज फॉर लोअर कंपेयर टू ह्यूमन टारगेट अटैक। देखो यहां पर क्या होता है कि एक बात को समझना पड़ेगा कि ना कि केवल भारत में बल्कि किसी भी देश में अगर इसका अटैक होता है तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर उसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, ओपन फील्ड है पूरा का पूरा, वहां पर अगर अटैक किया जाएगा तो पूरे के पूरे फील्ड में अटैक देखने को मिलेगा। मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से बहुत जल्दी स्प्रेड होगा, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होगा कि ये नेचुरल अटैक है या फिर एक किया हुआ अटैक है। तो इन चीजों को समझने में काफी लंबा समय निकल जाता है और उस समय तक उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था और वहां पर फूड सिक्योरिटी जो है, खाद्य सुरक्षा जो है वो कंप्लीटली हिल चुकी होगी, ठीक है। तो इसलिए ये आपका आज के समय में एक बहुत बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। एग्रो टेररिज्म होता क्या है? तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके अंदर कोई आपका बम या आपका मिसाइल का अटैक नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें क्या होगा, कोई भी प्लांट या एनिमल पैथोजन को प्रयोग में लाकर और उस बीमारी को फैलाया जाएगा, उस कीट को फैलाया जाएगा और वहां की एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को पूरा ध्वस्त किया जाएगा। ना कि केवल एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन है, बल्कि वहां पर फिशरी सेक्टर है, वहां पर आपका लाइव स्टॉक सेक्टर है, उनको भी आपका इंपैक्ट किया जा सकता है। जैसे एनिमल्स के अंदर कोई बीमारी आपकी फैला दी जाए तो वो भी आपका एक प्रकार का एग्रो टेररिज्म का ही अटैक है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन ना, इसके अंदर हमारा पूरा एलाइड सेक्टर भी इंक्लूड होगा। तो उसी के ऊपर बात की जा रही है। अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बायोटेररिज्म, द एग्रो टेररिज्म, द डेलिबरेट द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एनिमल और प्लांट डिजीज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग फियर, कॉजिंग इकोनॉमिक लॉस एंड अंडरस्टैंडिंग द सोशल स्टेबिलिटी। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि बायोटेररिज्म एक बड़ी आपकी यहां पर टर्मिनोलॉजी है जिसके अंडर में एग्रो टेररिज्म एक स्टेटमेंट आती है। बायोटेररिज्म का मतलब होता है कि किसी प्रकार के लिविंग बीइंग को या आपके ऑर्गेनिज्म को, डिजीज ऑर्गेनिज्म को लेकर या कीट को लेकर, इंसेक्ट को लेकर, पैथोजन को लेकर हम लोग जब आपका अटैक किया जाता है वहां पर, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, बायोटेररिज्म बोलते हैं। मेनली इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी एनिमल के ऊपर या प्लांट के ऊपर अटैक किया जाएगा और मेनली किसके लिए होता है, डर फैलाने के लिए, वहां पर इकोनॉमिक लॉस करने के लिए। और आज ये कहीं ना कहीं राजनीतिक है ना, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके तहत किया जा रहा है। जैसे आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति आई पड़ी है, जैसे कि इजराइल और अभी ईरान का वॉर चल रहा है, पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो ये वॉर कभी भी एक बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं और उसके अंदर इस प्रकार की एक्टिविटीज का होना बहुत ही कॉमन हो सकता है। इट इज नॉट ए बिग टास्क और डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो उस केस में हमें समझना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। बात करें तो बायोक्राइम क्या होता है? बायोक्राइम का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी भी प्रकार के बायोलॉजिकल एजेंट को यूज कर किसी इंडिविजुअल को ऑब्जेक्टिवली या फिर फाइनेंशियली वहां पर नुकसान पहुंचाते हैं, रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, तो उसको हम बायोक्राइम बोलते हैं। जब बायोलॉजिकल वारफेयर की बात करें तो क्या होता है, इसके अंदर मिलिट्री जो है वो यूज करती है किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट को आपके जो भी सोल्जर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, रिसोर्सेस होते हैं, उनको अटैक करने के लिए। तो हमारा बायोलॉजिकल वॉरफेयर यानी कि जिसके अंदर कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट आपका इंक्लूड है तो वो बायोक्राइम, क्राइम है तो क्राइम हो जाएगा, अगर वो वार है तो वो आपका वॉर हो जाएगा। और वहीं पर बायोलॉजिकल वेपन का मतलब होगा कि जिसके अंदर हम लोग यहां पर आपके डिजीज कॉजल ऑर्गेनिजम्स या फिर इंसेक्ट या किसी प्रकार के जो है आपके बायोलॉजिकल एजेंट को यूज कर रहे हैं किल करने के लिए, यानी कि लिविंग जीविंग जो आपका ज्यादातर तो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही यूज किए जा सकते हैं जो कि ज्यादातर पॉसिबल है, या फिर आपके इंसेक्ट को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है बायोटेररिज्म। तो बायोटेररिज्म में क्या होता है कि एक थ्रेट हो सकता है या फिर आपका कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट को यूज करते हुए किसी भी इंडिविजुअल को, ग्रुप को या किसी कंट्री को हम लोग पॉलिटिकली, रिजियसली या फिर आपका इकोलॉजिकली या किसी प्रकार से आइडियल ऑब्जेक्टिव के साथ उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दैट इज द बायोटेररिज्म। अब बात करें फूड टेररिज्म, तो वही बात है कि इसके अंदर आपका फूड कंप्लीटली जो फूड सिक्योरिटी है, वहां पर जो आपकी खाद्य फसलें हैं उनको ऊपर नुकसान किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज फूड आपका टेररिज्म। अब देखो यहां पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको बोला गया है पुअर मेन्स एटॉमिक बम, यानी कि इसको एटॉमिक बम बोला गया है। और किसका? पुअर मैन, गरीबों का, गरीब आदमी का जो एटॉमिक बम है, परमाणु बम है, वो आपका एग्रो टेररिज्म को कहा गया है यूएन के द्वारा या यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपकी
हिस्ट्री के अंदर क्या इसका कोई इंपैक्ट हुआ था या इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है। तो नेगेटिव इंपैक्ट तो आप लोग जानते हैं कि भाई सिंपल सी बात है कि एग्रीकल्चर अगर आपका इफेक्ट हुआ तो उससे पूरा का पूरा वहां पर इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, वहां पर फूड सिक्योरिटी आपकी जो है खतरे में आ जाएगी। इसके अलावा लोगों को खाना नहीं मिलेगा, त्राहिमाम होगा, वहां पर जो है बहुत बड़ा फूड संकट आ सकता है। और आप लोगों ने श्रीलंका में इसका एग्जाम्पल देखा ही होगा, तो वो भी एक इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, लेकिन वहां पर एग्रो टेररिज्म नहीं कहूंगा, वहां पर तो उनकी देश की सरकार के द्वारा ही एकदम से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो नीति लाई गई थी, इसके अलावा कुछ और पॉलिसीज भी थी, तो वो उनका इंटरनल वॉर था। लेकिन उसी प्रकार की समस्याएं किसी भी देश के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। तो 1945 से लेके 212 के बीच में कुछ आपके हिस्ट्री के केस हैं जिनको आप लोग सुन सकते हो, जैसे माओ माओ अपराइजिंग जो कि केन्या के अंदर बात करें तो माओ माओ रेबल्स के द्वारा पॉइजन किया गया था या आपके कैटल्स को वहां पर जो है एक टॉक्सिन दिया गया था जो कि आपका अफ्रीकन मिल्क बुश प्लांट से निकलता था और उसके द्वारा वहां की कैटल्स को एक प्रकार से खत्म करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि वहां का जो डेयरी सेक्टर है या फिर वहां का जो ड्राफ्ट एनिमल सेक्टर है वो आपका ध्वस्त हो सके। स्क्रू वर्म इंसिडेंट्स आपका यूएसडीए ने आपके मैक्सिकन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के ऊपर आपका एक ये कह सकते हो कि एक आपका लगाव लगाया था कि उन लोगों ने वहां पर स्क्रू वॉर्म को स्प्रेड करने की कोशिश की थी जो कि आपका लाइवस्टॉक पैरासाइट था, ठीक है। मतलब वहां पर क्या है कि मैक्सिकन जो आपके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे उनके द्वारा एक लाइवस्टॉक पैरासाइट था जिसका नाम स्क्रू वॉर्म बोला गया, तो यूएसए के अंदर इसको फैलाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो कि आज से नहीं चल रहा, वो 2000 से चल रहा है, वो पहले से चल रहा है। तो उसमें क्या हुआ था, पैलेस्टीन मीडिया रिपोर्टेड दैट इजरायली सेटलर रिलीज द सीवेज वाटर। तो क्या हुआ था कि इजराइल के द्वारा सीवेज वाटर जो है वो वहां पर पैलेस्टीन फील्ड के अंदर या फार्मलैंड के अंदर आपका फैलाया गया जिससे वहां की फसलें खराब हो जाएं। बात करें तो 2011 के अंदर फुट एंड माउथ डिजीज थ्रेट आपका जो है यहां पर दिया गया था, किसको, यूएसए के अंदर स्प्रेड किया गया था फुट एंड माउथ डिजीज, है ना। तो जिससे वहां पर आपका जो है लाइवस्टॉक को प्रभावित किया जा सके। इस प्रकार के और भी अटैक आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि 1915 से 1917 के बीच में जर्मन ने आपका जो है एलाइड जो ड्राफ्ट एनिमल्स थे उनके ऊपर जो है एंथ्रेक्स का अटैक करने की कोशिश की थी। 1943 के अंदर अगेन आपका जर्मन के द्वारा जो है कोलोरेडो पोटैटो बीटल्स का यूज किया गया था यूके के ऊपर। इस जर्मनी जो है वो उन्होंने एक्यूज किया था यूएस के ऊपर कि बीटल्स का अटैक हुआ है पोटैटो के ऊपर। बात करें तो 1952 के अंदर जो माओ माओ का एग्जांपल था, 1962 से 1966 के बीच में क्यूबा ने क्लेम किया था। 1982 से 1984 के अंदर आपके यूएसएसआर ने यहां पर आपका जो है हॉर्सेस के ऊपर आपका अटैक करने की जो है इल्जाम लगाया था। इसके अलावा 1983 में या 1987 की बात करें तो तमिल रेबल्स के द्वारा जो है आपका क्रॉप के ऊपर अटैक करने के लिए श्रीलंका को आपका थ्रेट किया गया था, उनको जो है धमकाया गया था। 1984 के अंदर ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर रिसीव्स थ्रेट इन्वॉल्विंग द फुट एंड माउथ डिजीज, मतलब अगेन यहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके फुट एंड माउथ डिजीज को अटैक करने की धमकी दी गई थी। तो 1996 और 97 की बात करें तो क्यूबा ने यूएस को एक्यूज किया था कि थ्रिप्स जो पाल्मी है उनको एयरक्राफ्ट के द्वारा उन्होंने फैलाया था। इसके अलावा 2000 के अंदर जो ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका सीवेज वाटर जो है फार्मलैंड के अंदर फैलाया गया। तो यहां पर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसए के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, यूके के द्वारा इन्होंने अलग अलग लेवल पर अपना जो है बायोलॉजिकल वेपन्स को प्रयोग करने की कोशिश की है और जिसकी वजह से पूरे देश और दुनिया के अंदर भी आपका उस टाइम पर कह सकते हो कि इनकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान भी देखने को मिला था, या आपका अगर ये फैलाया जाता, केवल धमकी ना दी जाती कुछ केसेस के अंदर, तो कितना बड़ा नुकसान वहां के लोगों को हो सकता था। तो इस प्रकार के जो अटैक जो किए जाते हैं इनको हम लोग एग्रो टेररिज्म कहते हैं। अब आप लोग लगभग समझ चुके होंगे कि एग्रो टेररिज्म क्या है और इससे हिस्ट्री में क्या इंपैक्ट पड़ा था। तो जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भी आपका यहाँ पर 2 ये ऑर्गेनिजम्स है जिनको यूज किया गया था आपके हॉर्सेस को इन्फेक्ट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है लड़ाइयां जो है घोड़ों के द्वारा होती थी, तो वहां पर उनको ही इन्फेक्ट कर दिया जाएगा, तो डेफिनेटली अब जो है वो कैसे अटैक करेंगे। उसके द्वारा फंगस को यूज किया गया था आपके ग्रेन्स को कंटेमिनेट करने के लिए, ताकि आपकी फोर्सेस जो वहां पर जो सैनिक हैं उनको अगर कंटेमिनेटेड फूड मिलेगा तो बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे जल्दी, है ना। बात करें वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तो यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, जापान, सोवियत यूनियन, यूके, इन्होंने जो है बायोलॉजिकल वेपन्स को यूज किया था। अब बात करें तो यूएस ने जैसे कि आपका राइस टारगेटिंग पैथोजेंस को जो है आपका यूज किया था या प्लान किया था यूज करने का। इसके अलावा बाद में उन्होंने क्या किया, एटॉमिक बम को यूज किया। उसके बाद में स्टॉकिट एजेंट लाइक व्हीट स्टेम रस्ट, राइस ब्लास्ट एंड एनिमल पैथोजन लाइक एंथ्रेक्स, ग्लैंडर एंड रिंडरपेस्ट को यूज करने की कोशिश की थी। इसके अलावा यूके ने आपका ऑपरेशन वेजिटेरियन जो है लॉन्च किया था टू स्प्रेड द एंथ्रेक्स लेस्ट कैटल केक इन द जर्मनी। अब यहां पर सोच के देखिए कि यूके के द्वारा क्या किया गया था कि आपके एंथ्रेक्स लेस्ट जो कैटल केक्स थे उनको जर्मनी के अंदर फैलाने की कोशिश की थी ताकि वहां के एनिमल्स में ये फैल जाए। तो इस प्रकार के ना कि आज से हुए बल्कि बहुत लंबे टाइम से एलिजली यूज द बायोलॉजिकल एजेंट अगेंस्ट द क्रॉप एंड लाइवस्टॉक इन मंगोलिया एंड रशिया। जापान ने भी मंगोलिया और रशिया के अंदर
आपका जो है क्रॉप और लाइव स्टॉक के अंदर बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करने की कोशिश की थी। तो इस प्रकार के अटैक ना कि आज से हुए हैं बल्कि बहुत पुराने टाइम से हिस्ट्री के अंदर देखे जा रहे हैं। बाद में 1972 के अंदर बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेक्शन हुआ था। उसके बाद भी कुछ देशों के अंदर कई प्रकार की रिपोर्ट आई थी, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हो कि किन किन कंट्रीज के अंदर किस किस प्रकार के अटैक हुए हैं, कब कब अटैक हुए हैं। तो बायोलॉजिकल वेपन जो प्रोग्राम यहां पर कंट्रीज के द्वारा फेस किए गए, तो जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, सोवियत यूनियन, यूएस, जापान, इराक, तो इन कंट्रीज के द्वारा इन मतलब दशकों के दौरान जो है आप कह सकते हो कि आपका अटैक देखा गया या एक्टिव प्रोग्राम जो है वो आपके किए गए। मेनी ऑफ दिस प्रोग्राम इंक्लूड द क्रॉप डिस्ट्रॉइंग फंगस, लाइवस्टॉक डिजीज एंड माइकोटॉक्सिन्स, मतलब इनका यूज करते हुए वहां पर आपका इनका स्प्रेड हुआ था। अब बात करें तो इस प्रकार का ही एक अटैक आपको, और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार किस्सा बताता हूं, एजेंट ऑरेंज का प्रयोग। आपको पता होगा कि एक यूएसए के बीच में और वियतनाम के बीच में वॉर हुआ था। आज भी वो वॉर कहीं ना कहीं कायम है, लेकिन बात करें तो 1961 से लेके 1961 से लेके 1971 के बीच में जो वियतनाम वार हम लोग इवन दो हमारे जो हिस्ट्रीज हैं उनके अंदर भी हमने पढ़ा है, आई थिंक 7वीं 8वीं क्लास में कभी पढ़ा होगा। तो उस टाइम पर अगर हम बात करें तो ये अटैक कैसे हुआ था और इसका प्रभाव क्या रहा था, तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि एजेंट ऑरेंज को यूज किया गया था एज ए हर्बिसाइड मिक्सचर की फॉर्म में, और यूएस मिलिट्री को द्वारा जो है इसको प्रयोग में लाया गया था। और उस टाइम पर जो ऑपरेशन था वो रेंच हैंड के द्वारा किया गया था। और ये किस लिए किया गया था, ताकि वहां पर जो फॉरेस्ट है, जंगल है, और इसके अलावा जो आपकी फूड सप्लाई है उसको खत्म किया जा सके। होता क्या है कि 2,4-D और 2,4,5-T ये दो आपके हर्बिसाइड हैं जो आप लोग जानते हैं ब्रॉडलीफ हर्बिसाइड की फॉर्म में जाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर एक और कॉन्टेमिनेटेड टॉक्सिन को यूज किया गया जिसको नाम दिया गया था डायोक्सिन। ये डायोक्सिन, टॉक्सिन और इन तीनों का मिक्सचर जो है वो यूज किया गया, और इस मिक्सचर को प्रयोग में लाकर वहां के जंगलों में, क्योंकि वियतनामी जो सैनिक थे वो जंगलों में घुसकर यूएसए की आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे और कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ उनके फूड को वहां पर इन्फेक्ट करना था, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया गया। तो क्या होता है कि 2,4-D और 2,4,5-T का प्रयोग में लाया गया, और इसके साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बताता हूं कि इसकी क्या महत्वता है। सबसे ज्यादा खतरनाक ये है क्योंकि 2,4-D और 2,4,5-T कुछ टाइम तक काम करेंगे और उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, लेकिन डायोक्सिन ये 100 साल से भी लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। मतलब इसका कहीं भी किसी भी जगह पर अवेलेबल रह सकता है। सरफेस पर 3 से 4 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन जमीन के अंदर 100 साल से भी ज्यादा समय तक ये आपका अवेलेबल रह सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर सबसे पहले तो स्प्रे कितना हुआ था। तो देखो 73 मिलियन लीटर हर्बिसाइड को स्प्रे किया गया था, लगभग 24% जो आपका साउदर्न वियतनाम है उसके ऊपर। उसमें से लगभग 12.1 मिलियन गैलन केवल एजेंट ऑरेंज था, मतलब जिसके अंदर 2,4-D, 2,4,5-T और डायोक्सिन था। इसको प्रयोग में लाया गया और वहां पर 5 मिलियन एकड़ जो आपका फॉरेस्ट था और 5 लाख एकड़ जो क्रॉप थी वो कंप्लीटली खत्म कर दी गई, और लगभग 3100 यानी कि 3100 विलेजेस के ऊपर जो है डायरेक्टली स्प्रे इसका किया गया था। बात करें तो स्प्रेइंग प्लेटफॉर्म यानी कि इसमें क्या प्रयोग में लाया गया, तो यूएसए के जो एयरफोर्स एयरक्राफ्ट थे उनको प्रयोग में लाया गया, और इसके अलावा हेलीकॉप्टर, ट्रक और आपके ग्राउंड पर्सनल को भी यूज किया गया था। लेकिन बात करते हैं यहां पर सबसे पहले तो देखो क्या होता है कि इसकी टॉक्सिटी कितनी है। तो देखो इसकी टॉक्सिटी इतनी ज्यादा अधिक है डायोक्सिन की कि ये कैंसर भी कॉज कर सकता है, डायबिटिक कर सकता है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर कर सकता है, और बर्थ डिफेक्ट यानी कि कई बार लंगड़े, लूले जो इस प्रकार के लोग पैदा होते हैं वो भी समस्याएं क्रिएट कर सकता है। इम्यून सिस्टम जो है उसके अंदर डिसफंक्शन क्रिएट कर सकता है। हाफ लाइफ इन ह्यूमन बॉडी यानी कि लगभग आपका 11 से 15 साल ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सर्वाइव कर सकता है जनरेशन टू जनरेशन। बात करें तो एनवायरमेंटल परसिस्टेंस कितना है, तो 1 से 3 साल तक ये सरफेस पर अवेलेबल सकता है, लेकिन डीप अगर ये सेडिमेंट्स में डीपली लेयर में अगर प्रेजेंट है तो वहां पर 100 साल से भी लंबे समय तक इसका इफेक्ट हो सकता है। किसका? डायोक्सिन का। समझ में आया? अब बात करते हैं कि ह्यूमन इंपैक्ट कितना हुआ, तो देखो वहां पर वियतनाम के अंदर लगभग 3 मिलियन लोगों को इसका इंपैक्ट पड़ा था, और दूसरी तरफ लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा यहां पर चिल्ड्रन जो है वो बाद में जन्म जो जिनका हुआ था वो काफी डिफेक्ट के साथ थे, मतलब उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिल रही थी। और उसके बाद में ये कह सकते हो कि जो भी लोग इसमें इन्फेक्ट हुए, चाहे वो यूएस आर्मी के लोग थे या फिर आपके वियतनाम के आम लोगों को भी इसका बहुत बड़ा जो है खामियाजा भुगतना पड़ा था, और अभी तक भी इसके अंदर समस्याएं देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि 1971 के बाद इसको बैन कर दिया गया केमिकल को, और उसके अलावा क्या हुआ कि जॉनसन एटोल वहां पर ही इसको खत्म कर दिया गया जितना भी स्टॉक बचा हुआ था 1978 के अंदर। और अभी करंट सिचुएशन ये है कि कोई भी एजेंट ऑरेंज जो है वो एक्टिव नहीं है ग्लोबली, और डायोक्सिन जो है वो हॉटस्पॉट रिमेन स्पेशली अराउंड द 3 फॉर्मर यूएस मिलिट्री
base in Vietnam and ongoing cleanup led by the USAID and Vietnamese government, मतलब वियतनाम गवर्नमेंट और जो USSID है इनके द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि उसको कंप्लीटली खत्म किया जाए। अभी इसका जो डायोक्सिन का जो लेवल है वो वियतनाम के अंदर काफी थ्रेशोल्ड लेवल से काफी कम है, यानी कि उतना बड़ा इंपैक्ट इसका भी नहीं है। तो बात करें तो यहां पर ये कह सकते हो कि इसका सोच के देखिए कि कितना बड़ा इंपैक्ट रहा है ना वियतनाम के अंदर। तो सबसे बड़ा जो हिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं जो ओपनली यहां पर हुआ था वो आप इसको देख सकते हो कि किस फॉर्म में हुआ था। इसको आज भी आप लोग पढ़ाइयों के अंदर स्टडी जब करते हो तो उसके अंदर एग्रीकल्चर स्टडी के अंदर इसको देखा जाता है। बात करें यहां पर तो पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, तो डायोक्सिन जो है वो एक बात यहां पर याद कर लेना कि सबसे ज्यादा डेंजरस है, लगभग 419 जो रिलेटेड कंपाउंड है उनके रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा हार्मफुल है और ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, यानी कि लंबे समय तक ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के अंदर अक्यूमुलेट्स की फॉर्म में रह सकता है और ये जो है मल्टीपल जनरेशंस को इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इसको WHO, IAR की और UNEP के द्वारा क्या किया गया है, इसको हाईलाइट भी किया गया है कि ये काफी खतरनाक है, हो सकता है ह्यूमन कार्सिनोजन जो आपके ग्रुप 1 है उसमें इसको रखा गया है। बात करें यहां पर तो अब मैं आपको बता रहा था कि बायोलॉजिकल टॉक्सिन वेपन कन्वेक्शन हुआ था 1972 के अंदर और इसका मेन टारगेट था कि किसी भी प्रकार के जो बायोलॉजिकल या टॉक्सिक वेपन बनते हैं उनके डेवलपमेंट को रोकना, उनके प्रोडक्शन को रोकना, उनके एक्विजिशन यानी कि ट्रांसफर या फिर उनको स्टोर करके रखना या आपके किसी प्रकार से भी हम उनको प्रयोग में लेकर आते हैं तो उसको कंप्लीटली आपका रोकना। अभी तक लगभग 180 प्लस यानी कि 189 कंट्रीज लगभग इसके अंदर साइन कर चुकी हैं और बात करें तो इसके अंदर मतलब एनफोर्समेंट या मॉनिटरिंग जो है वो आपका उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया है और एलिगेशंस यहां पर लगातार लगते रहे हैं कि यूएसएसआर मेंटेन्ड द बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम टिल 1992, इराक फोकस ऑन द फंगल पैथोजन टू डिवास्टेट सीरियल क्रॉप ड्यूरिंग द गल्फ वॉर। मतलब यहां पर क्या है कि उसके बाद भी कई बार आपके एग्जांपल सुनने को मिले थे, देखने को मिले थे। तो यहां पर मेन देखो क्या है कि एक किया जा सकता है अपनी तरफ से, एक हम लोग कोशिश कर सकते हैं और उसी कोशिश के तहत ये एक कन्वेक्शन हुआ था और आज भी लोग इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी आपको पता है कि अगर कंट्री के अंदर कोई स्पेसिफिकली इंटरनली अगर कर रहा है तो उसको रोकना काफी मतलब जब तक इंटेंट अगर नहीं है तो उसको फिर इंटेंट को साफ नहीं है तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा ना। जैसे चाइना के ऊपर लगातार इल्जाम लग रहा है या फिर किसी और कंट्री के द्वारा भी अगर इंटरनली कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या फिर उसका स्टॉक अगर अपने पास में मेंटेन करके रखा जा रहा है और बाद में वो अगर किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर देता है तो कितना बड़ा वो आपका नुकसान वहां पर झेलना पड़ सकता है। अब देखो यहां पर हमारे भारत के अंदर भी क्या इसका अटैक हुआ, तो बताना चाहता हूं कि कॉटन लीफ कर्ल डिजीज 2015 के अंदर पेस्ट आउटब्रेक आपका हुआ था। आपको पता होगा 2015 के अंदर हमारे भारत के अंदर व्हाइट फ्लाई का अटैक एकदम से स्प्रेड हो गया था, एकदम से इसका अटैक बढ़ा था। लेकिन इसके साथ साथ में कॉटन आपकी चलो फूड क्रॉप नहीं है लेकिन फिर भी हमारे देश की एक मेजर कैश क्रॉप है, नॉन फूड क्रॉप में इसका नंबर 1 आता है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो बात करें तो क्या हुआ था कि कॉटन लीफ कलर जो आपका कर्ल है इसका अटैक 2015 में हुआ और इसके अंदर जो वायरस आपके ट्रांसमिट हुए थे उनका जो स्ट्रेन है वो आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर क्या क्या थे। सबसे पहले आप लोग इसके जो स्ट्रेन थे वो क्या क्या थे, तो कॉटन लीफ कर्ल के जो स्ट्रेन थे वो यहां पर MUV और KOU, BU एंड न्यू रिकम्बिनेंट मतलब है इसको देखने को मिले थे और ये लगभग 2/3 जो फसल थी हमारी साउदर्न पंजाब के अंदर या ऑल ओवर हमारे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर वो देखने को मिला था और इसकी वजह से लगभग 630 यानी कि 630 या 670 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था भारत के अंदर। और बात करें तो लगभग 15 से ऊपर किसानों ने सुसाइड किया था और कुछ लोग इतनी ज्यादा अनरेस्ट कंडीशन के अंदर आ गए थे, इसको पूरा का पूरा कोशिश की थी कि भाई वहां पर आपका जो है उस नुकसान को कम किया जा सके या फिर कई लोगों तो खेतों में ही अपनी फसलों को जो है आपका कल्टीवेट कर दिया था बिना उसको हार्वेस्ट किए। अब इसके जेनेटिक एनालिसिस शोड दैट वायरस स्ट्रेन ओरिजिनेटेड नॉट फ्रॉम फार्मर फील्ड इन पाकिस्तान बट फ्रॉम द रिसर्च स्टेशन इन द वहारी एंड मुल्तान पाकिस्तान। मतलब क्या है, आपके पाकिस्तान के अंदर 2 जगह हैं, 2 रिसर्च स्टेशन है, एक वहारी में एक मुल्तान में। कहा जा रहा है कि ये जो स्ट्रेन था वो किसी प्रकार से खेत में पैदा नहीं हुआ था बल्कि पाकिस्तान की 2 रिसर्च लेबोरेटरीज हैं जहां पर इसको पैदा किया गया था। रेजेस अलार्म और द पोटेंशियल एक्सीडेंट और डेलिबरेट पैथोजन रिलीज फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल स्टेप। यानी कि सोच के देखिए इसको अभी तक केवल एक्सपेरिमेंटल स्टेप की फॉर्म में ही रिलीज किया गया था और अगर ये पूर्ण तरीके से हमारे खेतों के अंदर रिलीज कर दिया जाता है और खासकर हमारी जो मेजर क्रॉप है व्हीट और राइस इनके ऊपर अगर अटैक कर दिया जाए तो किस प्रकार से हम लोग हैंडल कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वही आपके सामने यहां पर बात रखी जा रही है कि ये रिसर्च स्टेशन है जहां पर इनके ऊपर मतलब ये अभी इल्जाम ही लगाए जा रहे हैं, अभी इसको हम साबित तो नहीं कर पाए इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान किस प्रकार से आपस में और पाकिस्तान के द्वारा लगातार भारत के ऊपर किस प्रकार से अटैक किए जाते हैं। तो उनको देखते
देखते हुए ये यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक प्रकार के जो है काफी हद तक ये कह सकते हो कि ये एक रिसर्च का ही पार्ट कह सकते हो, या ये कह सकते हो क्योंकि अभी तक इनको फील्ड स्ट्रेन में नहीं देखा गया, तो इसलिए इल्जाम यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बाकी कितना हद तक सही है हमें बाद में पता चलेगा जब कभी इसके सामने आएगी रिसर्च अगली। इसके अलावा एक वीट ब्लास्ट जो है वो आपका आउटब्रेक हुआ था कहां पर, बांग्लादेश के अंदर 2016 में, लेकिन उसका अटैक जो है वो हमारे भारत के अंदर भी जो वेस्ट बंगाल रीजन है जो बांग्लादेश के बिल्कुल पास में लगता है उसमें भी देखा गया। तो क्या होता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर हमारे ना कि केंद्र सरकार के द्वारा बल्कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही क्या किया गया, मुर्शिदाबाद और नाडिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर और जो भी 5 किलोमीटर का एरिया था बांग्लादेश के अंदर, वहां पर कंप्लीटली वीट हॉलीडे लिया गया। वीट हॉलीडे मतलब लगभग 2 साल के लिए पूर्णतः वीट को कल्टीवेशन करना बैन कर दिया गया कि आप वीट को कल्टीवेट उस एरिया में नहीं करोगे। और दूसरी तरफ एक बात और यहां पर कही गई कि इसके बाद में 2022 तक भी इसको एक्सटेंड किया गया। अभी 2022 की बात करूं तो 2022 तक भी इस बैन को एक्सटेंड किया गया था ताकि वहां पर किसी प्रकार की भी फ्यूचर के अंदर आउटब्रेक ना हो सके, क्योंकि देखो उस फसल को लगाया जाएगा तो उसके अंदर अटैक होने के भी चांसेस रहेंगे और फिर उससे पूरी कंट्री के अंदर वो डिजीज स्प्रेड हो सकता है। तो इसलिए आप यहां पर सोच के देखिए कि कितना बड़ा कंसर्न है ये, ना कि आज के समय में बल्कि इससे पहले भी। और इसी प्रकार से भारत के अंदर और भी कुछ अटैक हमें लगातार देखने को मिले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो वीट के अंदर ब्लास्ट है आपका, या फॉल आर्मीवॉर्म है मेज के अंदर, ये भी कर्नाटका और बाकी कई स्टेट्स के अंदर इसका अटैक देखने को मिला है। इसके अलावा कॉटन लीफ कर्ल जो है इसका अटैक आपको देखने को मिले, अभी एग्जांपल आपके एक्सप्लेन किया। इसके अलावा कुछ पोटेंशियल आपके पेस्ट है और पैथोजन है जो इंडिया के अंदर फैल सकते हैं, जो अभी इंडिया में ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन अगर इनका सुयर आउटब्रेक अगर हो जाए, जैसे आपके इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो इनमें ब्राउन प्लांट होपर है, राइस गालमीज है या मस्टर्ड एफिड है। इसके अलावा जो कुछ आपके इंसेक्ट पेस्ट वायरस के वेक्टर हैं जैसे कि बेमिशिया टेपिसाई, व्हाइट फ्लाई है, एफिड है, ये हमारे कुछ वायरस को वेक्टर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कुछ वायरस हैं, वायरस टुंगरो, राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म वायरस, राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस, कॉटन लीफ कर्ल वायरस जिसका हम बात कर रहे थे अभी, या ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस वायरस है, बनाना बंची टॉप वायरस है, टोबैको स्टिक वायरस है, सिट्रस ट्रिस्टिजा वायरस है, या आपके बैक्टीरियल पैथोजन है जैसे कि बल्कोडेरिया असोलिनेरियम, या फिर आपका जेंथोमोनास कंपेस्टिस पीवी मालविसिरम है, या सीरियल रस्ट यहाँ पर फंगल पैथोजन है, राइस ब्लास्ट है, या आपका ओमाइसिड्स पैथोजन है जैसे कि यहाँ पर इन्फेस्टेंस, या फिर हम निकोटिया की बात करते हैं, मेलोनी की बात करते हैं। तो ये आपके वो पैथोजन है जो इंडिया में अभी परसिस्टेंट है, लेकिन अगर इनकी कोई और स्ट्रेन तैयार करके या इनका और आपका मोर डिवेस्टिक रीज आपकी कोई फॉर्म जो है हमारे देश के अंदर अगर अटैक कर दी जाती है तो हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज भी इनका कंट्रोल हमारे देश के अंदर काफी डिफिकल्ट हम लोग कर पा रहे हैं। तो सोच के देखिए कि कितनी अपॉर्चुनिटीज यहां पर हैं इसके अंदर अटैक करने की। तो अगर ऐसा होता है तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था और किसानी के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे आपके डिजीज और पैथोजन है जो अभी भारत में नहीं आए हैं लेकिन इनका अटैक भारत में पोटेंशियल है या हो सकता है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर ये डिजीज है, मैग्नेपोर्था ओराइजे है, क्लेबैक्टर मिसिगनेसिस है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल है, या फिर इसके अलावा सोयाबीन डाउनी मिल्ड्यू है, या ब्लू मोल्ड ऑफ टोबैको है, ट्रॉपिकल रस्ट इन मेज है, या बार्ले स्ट्रिप मोजेक वायरस है, मैक्सिकन कॉटन बॉल है, रशियन व्हीट एफिड है, या हमारा प्लांटेशन क्रॉप के अगेंस्ट में कुछ है जैसे कि ब्लैक पोड ऑफ आपका कोकोआ है, पाउडरी रस्ट ऑफ कॉफी, सडन डेथ ऑफ ओक, साउदर्न अमेरिकन लीफ ब्लाइट ऑफ रबर, मस्कुलर विल्ट ऑफ ऑयल पाम। तो ये वो डिजीज हैं जो आपके आने वाले समय के अंदर हमारी प्लांटेशन, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर आपके आ सकते हैं। हमारे देश में अभी नहीं है, लेकिन अगर ये आ गए तो सोच के देखिए कि कितना बड़ा नुकसान हो सका है। मतलब पोटेंशियल डिजीज है, पोटेंशियल पैथोजन है जो अटैक कर सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाइट फ्लाई का अटैक है तो लगभग 600 प्लांट स्पीसीज के ऊपर अटैक देखा जा रहा है। और इसके अलावा नीलोपार्वेटा लुगेंस जो ब्राउन प्लांट हॉपर के नाम से जाना जाता है वो हमारे राइस के अंदर अटैक कर सकता है। इसके अलावा ऑर्सिलिया ओराइजे जो कि राइस गालमीज है, इसका हमारे देश के अंदर अटैक हो सकता है। जो मैंने अभी बताया आपको फॉल आर्मीवॉर्म, स्पोडोप्टेरा फ्यूजिपेडा जो कि अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर मैंने आपको बताया था कि कर्नाटका के अंदर या इसके अलावा 10+ स्टेट्स के अंदर इसका बहुत बड़ा डैमेज देखने को मिला है और 300+ फूड क्रॉप्स के ऊपर इसका डैमेज हो सकता है। और इसके अलावा 20 करोड़ मेज के अंदर जो है लॉस देखने को मिला है केवल मिजोरम स्टेट के अंदर। ठीक है, दीज थ्रेट रेज कंसर्न ओवर डेलिबरेट बायोलॉजिकल इंट्रोडक्शन इनटू इंडियन एग्रो इकोसिस्टम, यानी कि ये थ्रेट्स हमें ये बताते हैं कि हमारे भारत के अंदर इनका कितना अटैक हो सकता है और कितना पोटेंशियल है इनका, और आने वाले समय में कितना भयंकर हो सकता है कि अगर इनका अटैक हुआ तो। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो आपकी पोटेंशियलिटी मैंने जैसे अभी आपको बताया, या फिर हम जीएम क्रॉप को जैसे आज यूज करते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप को। अब जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप में क्या होता है, जैसे हमने बीटी कॉटन को यूज किया, अब बीटी कॉटन को आप एक ही बार लगा सकते हो, पहली बार तो ये। दूसरी बात, उसको हम एक पैथोजन के अगेंस्ट में या एक इंसेक्ट के अगेंस्ट में तो आपका रेजिस्टेंट बना सकते हैं, लेकिन बाकी जो पैथोजन
अटैक करेंगे तो उनके अगेंस्ट में कैसे उसको रजिस्टर कर पाएंगे। या फिर क्या होता है कि जो आपके जीएम क्रॉप में क्या होता है कि सुसाइडर सीड या टर्मिनेटर सीड्स को प्रयोग में लाया जाता है, जो कि मेनली क्या करते हैं, जैसे अब सुसाइडर सीड या टर्मिनेटर सीड का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए किसी ने भी उस वैरायटी को प्रोड्यूस किया तो ए और बी का उसने क्रॉस कराया, और ए और बी को क्रॉस करवाने के बाद जो हमें सी मिला वो हमारा सीड था। उस सीड को फार्मर्स ने ग्रो करवाया, फार्मर को उत्पादन तो मिलेगा लेकिन उसके बाद में जो सीड प्रेजेंट होगा उसको वो बाद में ग्रो नहीं करवा पाएगा। अब उससे नुकसान क्या हुआ कि किसान को बाद में फिर मार्केट से सीड परचेज करना पड़ेगा, और वहां पर आने वाले समय में अगर उसके पास ट्रेडिशनल सीड नहीं हुआ और वो केवल उसी के ऊपर निर्भर है तो उस केस में किसान को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, हमारे देश को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और वो कंपनी उसका फायदा उठा सकती है। ठीक है, तो ये जो टर्मिनेटर सीड है, सुसाइड सीड है, बीटी कॉटन है, या आपके जीएम सीड्स हैं, तो ये भी एक पोटेंशियल आपके थ्रेट की फॉर्म में देखे जा सकते हैं। इनके लिए भी हमें प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, और आज जो जीएम क्रॉप्स का विरोध कहीं ना कहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, मुझे लगता है कि वो भी काफी हद तक सही हो सकते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें तो कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि जैसे कि मॉलिक्यूलर आपका डायग्नोस्टिक हो सकता है, रैपिड डिटेक्शन हम किट्स को लेकर आ सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग हम लोग फॉलो कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग टूल्स को फॉलो किया जा सकता है ताकि हम अर्ली डिटेक्शन कर सकें और पैथोजेंस को कंट्रोल कर सकें या आने से पहले हम उनको डिटेक्ट कर सकें। जैसे आजकल आपका कई हम लोग जो सेंसरी किट्स को लेकर आ रहे हैं तो वो किट आपकी लाई जा सकती हैं ताकि फील्ड लेवल पर इन पैथोजेंस को आइडेंटिफाई किया जा सके या इनके जो डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जा सके और उनके कंट्रोल को हम लोग जो है इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। बात करें तो कानून जैसे कि लेजिस्लेशन हम लोग प्रॉपर्ली लेकर आ सकते हैं, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगा सकते हैं एग्रो टेररिज्म के अगेंस्ट में, आपकी सर्विलेंस को बढ़ा सकते हैं चाहे वो हमारे देश के अंदर हो, क्योंकि देखो अभी प्रेजेंट टाइम में ये वो युद्ध नहीं होगा कि जिसके अंदर डायरेक्ट वार टू वॉर होगा। अगर ये हुआ तो सीधी सी बात है इसके अंदर कहीं ना कहीं अटैक डायरेक्टली रहेंगे परमाणु बम के, लेकिन ये जो वॉर होगा इसे तो साइलेंट वॉर कह सकते हो ना आप लोग, ये तो बहुत बड़े लेवल पर आपका इफेक्ट कर सकता है। और वहीं अगर हम बात करें तो फार्मर्स और जो एग्री स्टेक होल्डर्स हैं इनको एजुकेट किया जा सकता है, इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, और जो आने वाले समय के अंदर फार्मर्स जो यूथ हैं उनको हम लोग एग्रीकल्चर में एंगेज कर सकते हैं ताकि वो किसी चीज के बारे में जानते हैं, किस चीज को समझते हैं। तो जैसे भारत में वैसे भी आपको पता होगा नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम एक आपकी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जो कि आपके पेस्ट को पैथोजेंस को आइडेंटिफाई कर सकती है। तो उस प्रकार से हम और बेहतरीन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर डिजिटलाइजेशन को और ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है जो कि ऑलरेडी यहां पर भारत में प्रमोट किया जा रहा है। साइंटिफिक डेवलपमेंट की जा सकती है, डिजीज आउटब्रेक जो होते हैं अब नेबर कंट्रीज के अंदर उनको मॉनिटर किया जा सकता है और उसके साथ हमारे देश के अंदर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और उसको भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं सर्विलेंस को बढ़ा सकते हैं। सिंपल सा फंडा यही है कि आने से पहले उसको रोका जाए और अगर आ जाता है तो उसको अर्ली टाइम में डिटेक्ट किया जाए और उसको स्प्रेड होने से कंप्लीटली रोका जाए ताकि भारत में हमारे नुकसान को हम लोग कंप्लीटली रोक सके। तो यही एक मेजर यहां पर रिकमेंडेशन दी गई है जो कि फॉलो की जा सकती है और मुझे लगता है कि अगर हम प्रॉपर रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं तो आने वाले टाइम में हमारे देश को इस प्रकार की समस्याओं से बचाया जा सकता है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी और ये इंफॉर्मेशन जो हमने निकाली है वो काफी समय लेकर और काफी ऑथेंटिक रिसोर्सेज से हमने इंफॉर्मेशन को लिया है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।